हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा तबियत खराब होने की वजह से आवाज आपको शायद अच्छी ना लगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, और यह है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पहला और बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। आने वाले समय में इसकी डिटेल देखते जाएंगे। अगर आप आज के वीडियो का, इससे पहले का या इसके बाद में जो भी टॉपिक आने वाले हैं उन सब का एक साथ एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सॉल्यूशन फार्मेसी का ऐप, और उसके अंदर स्टोर टैब में जाकर के सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे बॉडी को बनाने के लिए जो अलग अलग टिश्यूज हैं वो क्या है, क्या क्या उनका काम है, और सबसे जरूरी बात कि भैया ये टिश्यू बनते किससे हैं और इनका स्पेशलाइज्ड काम क्या होता है, कहां कहां पे इनका लोकेशन होता है और इनका सब टाइप क्या क्या होता है, वो सब कुछ आप जान जाओगे इस सीरीज में। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू का, तो होता क्या है। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि कोई भी छोटी चीज बड़ी होती जाती है तो अपना एक रंग रूप आकार और उसका एक प्रकार बदलता जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि टिश्यू ग्रुप है सिमिलर सेल का, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलर वर्ड का, कि एक ग्रुप है सिमिलर सेल का जो कि आपस में जुड़ करके एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और वो काम ऐसा होगा कि वो स्पेशलाइज्ड टास्क होगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। ऐसा नहीं कि ये एक अलग टिश्यू आ गया, ये अलग टिश्यू आ गया, ये अलग काम करूंगा बोलेगा, ये अलग काम करूंगा बोलेगा, तो फिर आपकी बॉडी की हार्मनी वो कैसे चल पाएगी। तो एक तरीके से एक जैसे ही सेल जो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपस में मिल करके एक साथ काम करने लगे तो उनके उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी के बारे में आपने सुना है कि स्टडी ऑफ सेल, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी की, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। हमने भी एक बार तैयारी की थी फार्मासिस्ट एग्जाम में और ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने वो बाय मिस्टेक गलती कर दी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। चलिए मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन से समझाने की कोशिश करता हूं कि टिश्यू हम किसे कहेंगे। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ऐसे कई सारे पिलर्स, कई सारे पजल, जोड़ने वाले खिलौने तो होंगे ही होंगे। अभी आप इसे एज अ पिलर, एज अ कॉलम, एक सिंगल यूनिट के रूप में देख रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल यूनिट जो कि एक ही कलर के हैं, एक ही शेप, एक ही डिजाइन के ही है, और ये आपस में जुड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं। अब इस बड़े स्ट्रक्चर को ऐसे कई बड़े स्ट्रक्चर बना करके साथ में जोड़ दिया जाए तो कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है। कार बना सकते हैं, रेलगाड़ी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, या कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, जिसके लिए ये पजल बना ही हुआ है। अब देखिए, इनको मैं अगर सिंगल सिंगल तोड़ दूं कुछ इस तरीके से, तो ये अब पहले के जैसे एक साथ एक कॉलम में नहीं रह गए, सब अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो जितने भी क्यूब्स मेरे पास रखे हैं, अभी पजल के टुकड़े रखे हुए हैं, ये अब टिश्यू नहीं कहलाएंगे। ये अभी के रेस्पेक्ट में सेल है, और इन सेल को अगर हम जोड़ते जाएं तो हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन होते जाएगा। याद रखिएगा, यहां पे एक चीज की क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सकता है, वह है आपका सिमिलर सेल, और जो मिलजुल करके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन पूरा कर पाएंगे। सिमिलर सेल, यहां पे स्ट्रक्चर भी सेम है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस इनका कलर भी सेम है। तो एक सेल, उसके साथ दूसरा सेल, उसके बाद एक और नेक्स्ट सेल, ऐसे करते करते जितने भी सेल की आवश्यकता होगी वो आपस में मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो अब ये जो बना ग्रुप ऑफ सेल, ये एक सेल स्टडी थोड़ी ना है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। इसी को, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, और ये टिश्यू अलग अलग फंक्शन को पूरा करेगा अलग अलग टाइप के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्या टिश्यू एक ही तरीके के होते हैं? क्या आपके पजल में यही येलो कलर का सेट है? इसके अलावा भी तो और कलर होंगे, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, या कुछ और कलर हो सकता है। तो यहां पे ये देखना जरूरी है कि हम अपने टिश्यू को कितने टाइप या फिर फर्दर सब टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ताकि हम उनको उनके लोकेशन और उनके फंक्शन के हिसाब से समझने में आसानी हो सके और बहुत अच्छे से समझ सकें। इस टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है पहले कुछ इस तरीके से देख लीजिए। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। तो ये चार मेन टिश्यू के टाइप या फिर क्लास बोल लीजिए। इनके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस इंडिविजुअली आते जाएंगे, जिससे हम अगले व्हाइट बोर्ड सेक्शन और अगले वीडियो के पार्ट में धीरे धीरे देखते जाएंगे। सबसे पहले हम ब्रीफिंग करते हैं कि जो टिश्यू क्लासिफिकेशन है, इनमें चार क्लास के क्या क्या बेसिक फंक्शन है, हाईलाइट कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एक बार इमेजिन करिए कि आपकी पूरी बॉडी में स्किन ना हो तो कैसे दिखेंगे आप?
दिखेंगे कैसे वो भी इमेजिन करिए, और ये भी इमेजिन करिए कि अगर आपके हाथ में कोई नमक मिर्ची नींबू का जो सॉल्यूशन है वो इस स्किन पे गिर रहा है, अभी जब स्किन लगा हुआ है, स्किन है मेरे हाथ में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको कोई भी फीलिंग नहीं हो रही होगी। अब याद करिए कि जब कोई हिस्सा शरीर का कट गया हो, चोट लग गई हो, ओपन हो गया हो, स्किन वहां की रप्चर हो गई हो और उसी पे वो नमक नींबू मिर्ची का जो सॉल्यूशन है वो गिरे, तो क्या होगा? अब आप भी डांस करने लगेंगे जो कभी आज तक किया ना होगा। तो इसका मतलब साफ है भाई कि आपकी स्किन ने आपको कई मुसीबतों से बचा करके रखा है, फिजिकल से भी और केमिकल से भी। तो यहां पे जो स्किन बनी हुई है वो तो बनी हुई है इसी एपिथेलियल टिश्यू की। तो क्या है इसके बेसिक हाईलाइट? ये आपकी बॉडी को कवर करता है, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को सपोर्ट करता है। जैसे अगर मैं सरफेस के बारे में बात करूं, सरफेस मतलब सबसे बाहरी आवरण, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ एचएपी में समझाया था। एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सरफेस क्या है, डीप क्या है, इन सब के टर्म्स के मतलब आपको जानने चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देखिएगा। बेसिक वही है, गिनती वही है, पहाड़ा तो ये है। तो ये देखिए आपकी बॉडी के सरफेस को कवर करता है ताकि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। ना केवल बॉडी के सरफेस को कवर करेगा बल्कि जो लाइनिंग्स है हमारे इनर पार्ट की, कैविटीज के, हॉलो ऑर्गन के, उनको भी कवर करने का काम करता है ताकि एक प्रोटेक्शन हो सके, ताकि उनको एक सपोर्ट दे सके। तो सिंपली कह लीजिए कि बुक में जो कवर लगाते हैं हम, वही कवर आपका एपिथेलियल टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन तो देखेंगे डिटेल से। दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या मतलब है? आपको ये अपने नाम से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कनेक्ट करना, दो अलग अलग चीजों को आपस में कनेक्ट करना, किसी न किसी तरीके से संबंध स्थापित करना। ऐसे टिश्यू जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होंगे दो अलग अलग टाइप के सेल या फिर टिश्यूज में, उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। इसको देखिए, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। ये एक सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यू के टाइप पाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एपिथेलियल टुवर्ड द नर्वस टिश्यू, इन सब में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम में या फिर अमाउंट में पाया जाता है वह है आपका कनेक्टिव टिश्यू। वॉल्यूम मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे मोस्ट ऑफ द केस ब्लड को भी हम इंक्लूड करते हैं, तो ये उसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू का एक टाइप है। देखिए, ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को और बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन को। और ऑर्गन भी कुछ नहीं है, ये भी एक ग्रुप ऑफ टिश्यू ही है, वही तो ऑर्गन बनता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल करके तो हम ऑर्गन सिस्टम यानी कि इंसान बनते हैं। आप हमें अपनी कोई पहचान नहीं है, आप अपना नाम भले बोलो, मैं अपना नाम बोलूं, बट हम अपने आप में कुछ है ही नहीं। हम एक प्रकार से बोला जाए तो हम टिश्यू से ही बने हुए हैं, हम ऑर्गन को मिलाकर के ही बने हुए। बेसिक यूनिट तो फिर हमारा सेल है ही है। आगे बात करते हैं मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। एक बात बताइए मुझे आप, अगर आपने अपने कॉलेज में स्केलेटल देखा होगा डमी वाला, तो कभी आपने स्केलेटल की उंगलियों को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करी है? शायद नहीं करी है, और करिएगा भी मत क्योंकि वो टूट जाएगा। डेड बॉडी जब बन जाती है, कोई व्यक्ति डेड हो जाता है तो उसके मसल्स काम करने बंद करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप उनके जॉइंट्स को नहीं मूव करा सकते। जैसा मैं अपने हथेलियों को, अपने कोहनी को इस तरह से मूव कर रहा हूं, मैं खुद यहां से वहां मूव कर रहा हूं, वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर डेड बॉडी के हाथ को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूटेगा। तो अभी क्यों मूवमेंट हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ मसल। एक प्रकार से इलास्टिक मसल है जो खिंच के बंद होके ये पूरे टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं। तो मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी के लोकोमोशन के लिए है, उनके लिए भी। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज बॉडी इटसेल्फ। ये जो मसल है वो बॉडी के स्ट्रक्चर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवन दो नॉट ओनली फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इवन होल बॉडी के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी दो चीजें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही होंगी तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी मतलब अगर मैं पूरी बॉडी के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर को रेस्पेक्टिवली ध्यान दूं, सिर्फ एक पार्ट को ध्यान दूं, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, ऑर्गन को ध्यान दूं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के मूवमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। सपोज टंग की मैं बात कर रहा हूं, टंग एक पार्ट हो गया हमारी बॉडी का, ये मूव कर रहा है। हार्ट की बात करें, हार्ट एक ऑर्गन है, अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर का एक स्ट्रक्चर है, उसके मूवमेंट के लिए अलाउ कर रहा है। मेरा हाथ बॉडी के अंदर का एक स्ट्रक्चर है, इसके मूवमेंट के लिए अलाउ कर रहा है। इवन फुल बॉडी के मूवमेंट, जैसा मैंने आपको चल के दिखाया था, पूरी बॉडी के मूवमेंट के लिए भी ये मसल रिस्पॉन्सिबल है। अगला है हमारा नर्वस टिश्यू। भाई, जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए, जिस इंटेलिजेंसी को गेन करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू।
अगर नर्वस टिश्यू नहीं रहे, नर्वस टिश्यू की डेथ होनी शुरू हो जाए, तो ना आप समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे नर्वस टिश्यू काम करते हैं। और आपको ये पता भी होगा कि इनका जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट बहुत कम के आसपास होती है। तो ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये जो हमारे नर्वस टिश्यू है ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को। कहां के चेंजेस को, इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में कुछ स्पेसिफिक मैसेज को भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। अब ये समझो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंपल्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे। भाई अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और अगर बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है तो मेरा शरीर इस ठंडी को महसूस करेगा और मेरे बालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं शिवर करने लगूंगा, ठंडा करने लगूंगा। तो उसने मेरे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले नर्वस टिश्यू ने, नर्वस पार्ट्स ने बाहर के चेंजेस को डिटेक्ट किया कि भाई ठंडी लगने लगी है। इंटरनल पार्ट को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो बैरोसेप्टर से डिटेक्ट करेगा, अगर कोई चीजें ज्यादा हो रही है तो उसके रेस्पेक्ट डिटेक्ट करेगा। सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन चीजों को डिटेक्ट करता है, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी एक्शन लेना हो वो लेता है। वही तो हमारा मेन पार्ट है, हमारी बॉडी को पूरा का पूरा कंट्रोल करने वाला। दिस इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी, नर्वस सिस्टम। अब हमने 4 टाइप की ब्रीफिंग देखी, अब एक एक टाइप को डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। वीडियोस के पार्ट्स बहुत लंबे होंगे, आपको देखना चाहिए, नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपना काम पूरा करूंगा पूरी ईमानदारी से, पूरी डिटेल के साथ, चाहे कितना भी लंबा बने, कितने भी पार्ट्स बने, आई विल मेक इट कंप्लीटली। इसके बाद हमारा जो अगला पहला स्पेसिफिक पार्ट है वह है डिटेल वाइज एपिथेलियल टिश्यू। यहां पे फंक्शन देख लेते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक हाइलाइट देख लेते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कंसिस्ट करता है सेल जो कि अरेंज होते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में शीट के रूप में, या तो वो सिंगल होगा या तो फिर मल्टीपल लेयर के रूप में होगा। सिंपल सा बात करिए, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है वो सेल के एक अरेंज्ड पार्ट है जो कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड होते हैं। हाँ, इनका जो स्ट्रक्चर का बनावट है वो जो लेयर है वो या तो सिंगल लेयर हो सकता है या तो मल्टीपल लेयर हो सकता है, लेकिन एकदम कंटिन्यूअस शीट के फॉर्म में होगा। अब इसके कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपको मैं अपना ही बता दूं। देखिए अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, ठंड लगने लगेगी तो आपके जो पहनने के कपड़े की संख्या है वो बढ़ने लगेगी। इन जनरल हम लोग सिंपल एक पैंट शर्ट पहन के चले जाते हैं गर्मी के दिनों में, बल्कि उससे भी कम अंडरवेयर में भी नहीं रह सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट में रहते हैं। अगर ये ठंड हो जाए तो हम अंडरगारमेंट के साथ साथ थर्मस कोट भी पहनेंगे, उसके ऊपर पैंट शर्ट भी पहनेंगे, फिर स्वेटर भी पहनेंगे, अगर बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी तो हम जैकेट भी पहनेंगे और शॉल भी ओढ़ेंगे। तो ये सब चीजें लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जा रही हैं। और गर्मी हो तो सिंगल लेयर में भी हम रह सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस फॉर्म में मल्टीपल लेयर को। वैसा ही जैसा आप अपनी कॉपी में कवर लगाते हो, आजकल तो बच्चे लगाते नहीं है, पहले हम लोग लगाया करते थे अच्छे खासे कवर। तो अगर आप अपनी कॉपी में, किताब में कवर लगा रहे हो, सिंगल कवर लग रहा है तो वो कवर कर रहा है, शीट का लगाते हैं ना कवर, सिंगल लेयर लगा दिया। अगर आपको लगता है कि जब इसको हम सबमिट करेंगे प्रैक्टिकल फाइल को, तब तक ये तो कवर खराब हो जाएगा, छू छू के कुछ दाग वाग लग जाएंगे, तो आप क्या करते हो, एक अच्छा कवर पहले लगाते हो बढ़िया सुंदर क्वालिटी का, उसके ऊपर एक और कवर लगा देते हैं ताकि अगर खराब हो तो ऊपर का कवर खराब हो, जब हम सबमिट करेंगे ऊपर कवर को निकालेंगे, नया कवर आज इट इज ना आराम से नया निकल जाएगा। तो ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो कवरिंग करने का काम कर रहा है वही कवर का काम हमारा एपिथेलियल टिश्यू भी कर रहा है। तो इसका कुछ फंक्शन में पहला फंक्शन ये है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। ये अपने नीचे पाए जाने वाले टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करो तो स्किन का एक एग्जांपल है। ये स्किन हमको प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग सब्सटेंस से, जिसके अंतर्गत डिहाइड्रेशन, मैकेनिकल या फिर केमिकल डैमेज हो सकते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन की वजह से स्वेटिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो वो डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके वाटर के आउटलेट को, आउटपुट को मैनेज करने के लिए हमारा एपिथेलियल टिश्यू बहुत अच्छे से काम करता है, ड्राइनेस को बचाता है ताकि अंदर के पार्ट में जो नमी है वो ना निकल पाए। दूसरा, फिजिकल और केमिकल इन तरह के इंजरी से, डैमेज से हमको बचा के रखता है। फिजिकल जैसे मैंने कहा कि आपको कोई चीज चोट लगी है तो वो आपके ऊपर वाले परत एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा झेला जाएगा और अंदर के पार्ट को बचा लिया जाएगा। केमिकल के बारे में भी मैंने कहा कि आप इमेजिन करिए कि पूरे बॉडी में स्किन है, यहां पे कट लग गई, स्किन छिल गई, कई बार दौड़ते गिरते चोट लग जाती है, तो एक नमक नींबू का पानी यहां पे लगा दो, मिर्ची का पानी लगा दो सब तरफ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि इस तरफ के पार्ट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जबकि जिस पार्ट में चोट लगी है, छिल गया है, वहां पे अगर एक बूंद भी जाएगी तो बहुत ज्यादा तेज जलन होगी। इसका मतलब साफ है, यहां पे टिश्यू नहीं, वो एपिथेलियल टिश्यू के रूप में स्किन नहीं है, यहां पे है, यहां पे पेन नहीं हो रहा है, यहां पे पेन हो रहा है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हुआ, ये बचाता है आपको पेन। सो सिंपल इज दैट, आपको वहां से समझ जाओगे। दूसरा फंक्शन क्या है, सीक्रेशन का। हमारा जो स्किन है वो कई चीजों को सीक्रेट करता है, स्पेसिफिक रेफरेंस टू स्वेट, और कुछ हद तक
आपने देखा होगा ऑयली ग्लैंड से ऑयल भी निकलते हैं, हमारा स्किन ऑयली हो जाता है, इनको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। इवन दो ये आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके सीक्रेशन का रिस्पांसिबल एपिथेलियल टिश्यू का भी बना हुआ होता है, या उस टिश्यू का ऊपर वाला पार्ट, लाइनिंग वाला पार्ट भी इसी का बना हुआ होता है। एग्जांपल की बात करो तो हार्मोन्स है, जो म्यूकस है, हार्मोन डेफिनेटली हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और ये जो आप म्यूकस देख रहे हो वो हमारे गॉबलेट सेल से रिलीज होते हैं। तो दोनों के सेल के अंडरलाइंग पार्ट को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे एपिथेलियल टिश्यू काम करते हैं। ये दूसरा फंक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, इसके फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे एपिथेलियल टिश्यू का अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वह है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब होता है जब कभी भी हम कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं, चाहे वह हमारा फूड पार्टिकल हो या फिर कोई मेडिसिन क्यों ना हो, उसका ब्लड में पहुंचना, यही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब आप एडीएमई के प्रिंसिपल को जान जाओगे। तो एब्जॉर्प्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? एब्जॉर्प्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक फूड का या ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसका वो पर्पस जिसको सॉल्व करने के लिए आपने लिया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं? ताकि उससे न्यूट्रिशन मिले और हमारे शरीर को एनर्जी मिले और हमारा शरीर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन के सिंथेसिस कर सके, यही हमारा पर्पस है। ड्रग या मेडिसिन हम क्यों लेते हैं? ताकि कोई बीमारी हो, कोई डिजीज हो, कोई डिसऑर्डर हो तो उसको उसके रेस्पेक्ट में ठीक या तो मैनेज कर सके। तो इन सबको पूरा होने के लिए एब्जॉर्प्शन का होना बहुत ही आवश्यक है, और ये एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारे इंटेस्टाइन की लेयरिंग बनाता है और वहां से फिर वो एब्जॉर्ब करता है। फूड के एब्जॉर्प्शन में बेसिक पाथवे कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम इसको मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, तो फिर इसोफेगस रहता है वह हमारे स्टमक तक पहुंचता है। इस स्टमक में उनका डाइजेशन होता है, फिर वो फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उनका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो पार्टिकल बचे हैं वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जाते हैं, जहां पे वाटर के अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है और एट द लास्ट फीकल मैटर के रूप में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यहां पे लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेइंग की रोल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि न्यूट्रिएंट को या तो फूड को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद आ जाता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट इस तरीके से देख सकते हैं कि द सेल्स इन द एपिथेलियल टिश्यू टाइटली क्लोज टुगेदर। जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं, या यूं कहा जाए कि जो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अधिक पास होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइटली क्लोज स्ट्रक्चर बना पाते हैं। और आगे जाकर के आप देखोगे तो उनके बीच में एक इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स करते हैं, और यह मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि टाइट जंक्शन काफी ज्यादा होगा तो गैप होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है द एपिथेलियल सेल आर सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो उनके नीचे में लाई करने वाले, प्रेजेंट होने वाले टिश्यू से एक अलग लेयर बनाते हैं, और इनके इसी अलग लेयर को स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, या उनको हम बोलते हैं, इनको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे आने वाले समय में इसी सेल्स के अंदर, इसी टिश्यूज के अंदर हम इन चीजों को और अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है द एपिथेलियल टिश्यू लैक इट्स ओन ब्लड सप्लाई। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके पास इसका खुद का ब्लड सप्लाई करने के लिए वेसल्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, हेंस दे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट take place from the blood vessels located in the underlying connecting tissue। इसके पास खुद का ब्लड सप्लाई के लिए कोई वेसल्स नहीं है, और ब्लड सप्लाई का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है दो अलग अलग चीजों में। पहले तो न्यूट्रिशन को सप्लाई करना, दूसरा उस सेल के द्वारा न्यूट्रिशन को यूज किए जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं, जो वेस्ट मेटाबॉलाइट बचते हैं, उनको लेकर के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देना फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। चूंकि इनके पास खुद का ये सिस्टम नहीं है, इसीलिए वो उनके नीचे यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है इसके सपोर्ट लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करते रहते हैं। ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखना स्टार्ट करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो पैरामीटर को मैंने लिया हुआ है। पहला है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियम जो कवरिंग करने का काम करते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको अगर आप देखोगे तो दे कवर्स द बॉडी सरफेस, हॉलो ऑर्गन एंड डक्ट्स। ये बॉडी के सरफेस को कवर करते हैं, बॉडी में जो हॉलो ऑर्गन, खोखले ऑर्गन पाए जाते हैं उनको कवर करते हैं, और जो डक्ट्स है यानी कि जो आगे जाकर के आपने हार्मोन्स को
पहुंचाने के लिए बने हुए हैं नलियां, उनको बनाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है वो काम करता है। दूसरा टाइप है हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, एज इट्स नेम इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम ही आपको बता रहा है ग्लैंड्यूलर, मतलब इसमें ग्लैंड्स होंगे और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो सीक्रेशन करना है। ये स्वेट को सीक्रेट करते हैं या थायराइड को सीक्रेट करते हैं, वैसे ही और जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। वहां से स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड टास्क के अकॉर्डिंगली ये अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल बात किया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 4 अलग अलग टिश्यू के बारे में देखा और थोड़ा सा ब्रीफिंग फंक्शन देखी अपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम इसी एपिथेलियल टिश्यू के जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आज के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो का तो आप थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, और आज से पहले जितने भी टॉपिक अपलोड हुए हैं, आज के बाद जितने भी होंगे, उन सबका एमसीक्यूज ऑनलाइन फॉर्म में, ऑफलाइन फॉर्म में, दोनों में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं इनको देखना, इनके नोट्स देखना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर एचएपी बल्कि फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स या दूसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट के भी, तो आप हमारा सॉल्यूशन फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के नीचे एक स्टोर टैब दिखेगा, डाउनलोड करने के बाद वहां पे अलग अलग कोर्स हैं, आप अपनी पसंद का कोर्स देख करके ले सकते हैं। सॉल्यूशन बेस्ट एवर आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर।